केंद्र सरकार की ओर से आज एक बार फिर उन परिवारों को आश्वासन मिला है जिनके अपने इराक के हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं। सरकार ने फंसे भारतीयों को वापस देश में लाने के लिए खाड़ी देशों की मदद देने का भी फैसला किया है। एक महीना हो गया, कभी बात नहीं हुई है। हम बहुत परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमने अपना घर गिरवी रखा है। हमारे सौरा साहब की डेथ हो चुकी है। अभी तक हमें कुछ नहीं मिल रहा पता भी। अमनदारी कौर को अब भी अपने पति कुलविंदर सिंह की सकुशल देश वापसी का इंतजार है। 19 जून को अमनदीप समेत कई परिवारों को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ओर से आश्वासन मिला था कि इराक में फंसे लोगों की जल्द से जल्द देश वापसी होगी, लेकिन 10 दिन बाद भी इन सभी लोगों को इराक में फंसे अपनों का चेहरा देखना नसीब नहीं हो पाया है। अभी तक हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है सिवाय इसकी कि वो सेफ हैं। इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं बताया गया और ना ही कुछ पता। सरकार से उम्मीद की आस लिए पंजाब से आए पीड़ित परिवार के लोगों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से एक बार फिर मुलाकात की। मुलाकात में सरकार की ओर से उन्हें एक और आश्वासन मिला है। दरअसल आईएसआईएस के कब्जे वाले मोसुल इलाके में फंसे 39 भारतीय और तिकरित में 46 नर्सों समेत कुल 100 भारतीय हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इराक में 10,000 भारतीय मौजूद हैं। सरकार की ओर से सभी की सकुशल वापसी का भरोसा दिया जा रहा है। जानने आए थे कि 10 दिन में क्या हुआ, कहां पहुंचे। मैंने उनको वो बताया, बाकायदा हमारे एम्बेसडर का लिखित में जो संदेश आया था कि जिसमें रेड क्रिसेंट से लगातार वो संपर्क में हैं। लेकिन मैंने उनको यही बोला है कि ये लोग जो कैप्टिव हैं, हमारा एक बार इनसे डायरेक्ट अगर संपर्क हो जाए तो इसकी पुष्टि हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ गोलियां चल रही हैं, सड़क पर लड़ाई है, तो डायरेक्ट कोई संपर्क उनसे नहीं हो पाया। लेकिन रेड क्रिसेंट के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है वो खबर मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये वहाँ सकुशल होकर के हमसे संपर्क हो भी जाता है तो भी अब तुरंत निकाल नहीं पाएंगे। और उन्होंने स्वयं ने कहा कि हमें मालूम है। आईएसआईएल के कब्जे वाले इलाकों में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए अब भारत खाड़ी देशों की मदद भी लेने जा रहा है। इसी सिलसिले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खाड़ी देशों में तैनात भारतीय राजदूतों के साथ बैठक की। इस हाई लेवल मीटिंग में भारत में तैनात खाड़ी देशों के राजदूत भी मौजूद थे। खाड़ी देशों की ओर से भारत को पूरी मदद का भरोसा भी मिला है। शनिवार को भारत ने इराक में 3 कैंप ऑफिस भी बनाए हैं। सरकार ने इराक में फंसे हुए लोगों की वतन वापसी के लिए 1 दर्जन अधिकारियों को इराक भेजने का फैसला किया है। इराक में मौत का मंजर देखने के बाद इलाहाबाद का रहने वाला आब्दी परिवार सही सलामत घर वापस लौट आया है। आब्दी परिवार के 3 लोग जियारत के लिए इराक गए थे। चेहरे पर हंसी और ये नम आंखें उस डर से निजात पाने की कोशिश है जिसके साए में पिछले कई दिनों से इलाहाबाद का आब्दी परिवार जी रहा था। इलाहाबाद के रहने वाले उर्दू शायर शौकत आब्दी की पत्नी शमीम, इकलौती बेटी असर फातिमा और छोटे भाई करबला में जियारत के लिए करीब 15 दिन पहले इलाहाबाद से रवाना हुए थे। आब्दी परिवार जब 18 जून को इराक पहुंचा तो हर तरफ बस दहशत का मंजर था। वहाँ सड़कों पे तो बहुत ज़्यादा ख़राब हालात नज़र आ रहे थे। हर तरफ मतलब जैसे सन्नाटा छाया हुआ था, बहुत जला सामान और ये सब बहुत ज़्यादा था उस जगह। हम लोग तो उस वक्त बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बस ये दुआ कर रहे थे हम लोग बस सही सलामत पहुँच जाएं अपने घर। 7 दिन में एक बार घर वालों से बात हुई थी। पूरा परिवार अपनों की सलामती को लेकर दहशत में था। इराक के समर्रा शहर जाते वक्त आब्दी परिवार को 2 दिनों तक सेना के कैंप में रहना पड़ा। उसके बाद वहाँ ज़ियारत करके जब लौटे हम लोग तो अजीब व गरीब डर और खौफ के आलम में हम लोग लौट रहे थे। बल्कि ड्राइवर ने भी रास्ते में हम लोगों से एक बार कहा कि हमारे काफिले सालार से कहा कि आप जो हैं वो सबसे कह दीजिए दुआएं पढ़ते चलें। तो हम लोग रास्ते भर दुआएं पढ़ते हुए किसी तरह अपने करबला वापस आए। इराक में बरस रही मौत की खबरों के बीच अपनों का सही सलामत लौटना आब्दी परिवार के लिए सबसे बड़ा सुकून लाया है।
जैसे ही समरा की तरफ चलने लगे तो हमारा भी दिल हिल रहा था, क्योंकि हम लोग टेलीविजन पर देख रहे थे ये लोग बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में ही सामर्रा पड़ता है सद्दाम हुसैन के गांव टिकरित से होता हुआ। तो वहां जिस तरीके से ये लोग 60 किलोमीटर जैसे जैसे करीब बढ़ रहे थे वैसे वैसे हम लोगों को बेचैनी हो रही थी। उस रात तो हम बहुत परेशान थे, हमने लगातार टेलीफोन किया लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। हिंदुस्तान की तकरीबन 2:45 बजे सुबह जब इन्होंने हमसे कहा कि नहीं अब हम लोग पहुंच गए हैं, 1.5-2 घंटे में करबला, तब हमारे सांस में सांस आई। उस वक्त हम दिल्ली में थे। इलाहाबाद का आबदी परिवार इराक में फंसे दूसरे लोगों की सलामती की दुआएं मांग रहा है। कुछ नहीं, वहाँ कोई माहौल ही नहीं है। इराक में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों से कब्जा हटाने के लिए अब इराकी एयरफोर्स सुखोई विमानों का इस्तेमाल करेगी। रूस निर्मित इन विमानों की पहली खेप इराक पहुंच गई है। इराक में सुन्नी आतंकवादियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अब इराकी सेना ने कार्रवाई और तेज कर दी है। आतंकवादियों पर जमीन से हमले तो हो रहे हैं, लेकिन अब इराकी एयरफोर्स ने आसमान से भी आतंकवादियों पर हमला शुरू कर दिया है। ISIL के लड़ाकों पर हवाई हमला और तेज करने में रूस ने भी इराक की मदद की है। इराक को रूस के बनाए 5 सुखोई बम वर्षक विमानों की पहली खेप मिल गई है। माना जा रहा है कि इराक ने इन्हें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा है। अगले कुछ दिनों में ये सभी सुखोई विमान इराकी एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। दरअसल इराक के उत्तर पश्चिम इलाकों में विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। इन इलाकों को कब्जे से मुक्त कराने के लिए जल्द ही इन सुखोई विमानों का इस्तेमाल इराकी एयरफोर्स करेगी। इराक में 9 जून से सुन्नी विद्रोहियों और सेना के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें अब तक सैकड़ों सैनिकों के अलावा बेकसूर इराकी नागरिक मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस संघर्ष में अब तक 1000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई इलाके अब भी ISIL के कब्जे में हैं, जहां कई भारतीय भी फंसे हुए हैं। देखिए, ये मुद्दा अभी बहुत लंबा खींचने वाला है, एक बहुत लंबी लड़ाई है और इराक में यह उथल पुथल मची है। ये पिछले 2003 से सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद वहाँ पर जो सरकार बनाने की कोशिश की गई जिस तरह की, तो ये मामला इस वक्त ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई हैं। इराक के कई शहरों पर कब्जा कर चुके ISIS के आतंकी हर रोज दहशत के नए निशान छोड़ रहे हैं। इराक में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। हालात बिगड़ने की कहानी पिछले साल शुरू हुई थी। इराक के मौजूदा हालात की कहानी दिसंबर 2013 में शुरू होती है, जब सुन्नी आतंकवादी संगठनों ने फलूजा और रमादी शहर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। आतंकी गुटों को स्थानीय सुन्नी कबायलियों का समर्थन मिला, जो इराकी शिया प्रधानमंत्री नूरी मलिकी से बेहद नाराज थे। उनका मानना था कि न सिर्फ उनके खिलाफ पक्षपात किया गया, बल्कि ताकत पूरी तरह शियाओं तक सीमित रखी गई। 6 महीने बाद ISIL को जो सफलता फलूजा और रमादी से मिली, उससे उत्साहित होकर उन्होंने मोसूल पर धावा बोला। हैरत की बात ये कि 30,000 सैनिकों ने 800 आतंकवादियों के सामने हथियार डाल दिए। इसी से उत्साहित होकर चरमपंथियों के गुट लेवांत के विद्रोहियों ने दक्षिण की तरफ कूच कर दिया, और दक्षिण की तरफ तो बगदाद था। जाहिर है खलबली तो मचनी थी। चिंता की बात यह है कि 5 साल पहले अमेरिका ने दावा किया था कि ISIL, जो एक जमाने में अलकायदा के साथ जुड़ा था, खात्मे की कगार पर है। लेकिन आज वो बगदाद में रोज धमाके कर रहा है। उसका बगदाद के आसपास 100 मील के इलाकों पर कब्जा है। पश्चिम और उत्तरी इराक पर उसका परचम लहरा रहा है, और वो सीरिया से लेकर इराक तक एक इस्लामी राष्ट्र कायम करना चाहता है। ISIL को ताकत उन सैनिकों से भी मिल रही है जिन्होंने सरकार को त्याग दिया है, और उन्हें ताकत उन जंगबाजों से मिल रही है जो किसी जमाने में सद्दाम हुसैन के साथ थे। कहने को लेवांत में कुल 15,000 जंगबाज हैं और इराक के पास 9,30,000 सैनिक। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ISIL के जज्बे के सामने इराकी सैनिक बिखर रहे हैं
और मोसूल सहित कई इराकी शहरों पर कब्जा इसी की मिसाल है। गोलियों की गूंज से कांप रही है इराक की जमीन। इराक को दहशत के अंधेरे में धकेल रहा है आतंकी संगठन ISIS का मुखिया। आइए आपको बताते हैं कौन है वो शख्स जिसने इराक की जमीन को लोगों के खून से लाल कर दिया है। इसे गोली मार के और धार दे, फिर सीते करे, फिर उसको चित कर दे, फिर बैठा दे। आग धक 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 जलती थी, उसी में बच्चों को झोंक देते थे। अब मर्दों को गोली, औरतें भागती थी तो भाग नहीं पाती थी, इधर दौड़ा इधर दौड़ा, उधर दौड़ के सब मोटे मोटे खूब कुंडा के जैसे थे, वो जाके जैसे औरतें जाती थी भाग के जाए, उसे पीछे पीछे दौड़ता था, वो नहीं छोड़ रहा है। तो मैंने बहुत रोई, औरतें इधर दौड़े उधर दौड़े। अब बच्चे तब इसे पानी मट्टी तेल डाल दे, धक 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 जलने लगे, बस उसी में बच्चों को मर्दों को झोंक देते रहा। उसका इरादा और भरोसा हमेशा यही रहा है कि उसकी सेना से पूरी दुनिया खौफजदा हो जाए। अगर दुनिया अल बगदादी से नहीं डरती तो वो मूर्ख है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है कि आने वाला कल उसके लिए क्या लाया है। ये तस्वीरें और अल बगदादी के समर्थक का एक छोटा सा बयान आतंक की दुनिया में हो रहे बड़े बदलाव का इशारा कर रहा है। ये बयान इशारा कर रहा है कि इराक और उसके आसपास के इलाकों में अल कायदा के सरगना बिन लादेन की जगह आतंक के एक नए नाम ने लेनी शुरू कर दी है। वहां पर थे वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, हमारी इवन गाड़ी पे भी फायर करी थी अंधाधुंध। वो हमारे चाचा थे, हमें नीचे सिर कर दिया था हमारा, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करो। कोई मजहब नहीं देख रहे, कुछ नहीं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं ये इराकी हैं, चाहे वहाँ शिया हो, सुन्नी हो, सिख हो, कोई हो, सिर्फ वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। सिर्फ उन्हें मतलब है कि हमें यहाँ पर मकसद अपना हासिल करना है और इन सब बेगुनाह लोगों को मारना। ये नाम है इब्राहिम अवाद इब्राहिम अली अल बादरी उर्फ अबू बकर अल बगदादी का। इराक के गृह मंत्रालय से जारी सिर्फ ये 2 तस्वीरें ही अब तक इस नाम की पहचान बनी हुई हैं, लेकिन इराक की इस खौफनाक लड़ाई का हर धमाका अबू बकर अल बगदादी के खौफनाक इरादों की तस्वीर है। कहा जा रहा है कि अल बगदादी के लड़ाकों की तादाद अब 30,000 से 40,000 के बीच पहुंच चुकी है। इराक सरकार अब तक अल बगदादी की ताकत को नकारती रही है, लेकिन पहले मोसुल, फिर तिक्रित और ऐसे ही दर्जन भर शहरों के बाद अब बगदाद के करीब पहुंच चुके अल बगदादी के लड़ाके न सिर्फ इराक को डरा रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को सता रहा है अल बगदादी का खौफ। आखिर कौन है अबू बकर अल बगदादी? अल बगदादी के खौफ की कहानी 11 साल पहले शुरू होती है। इराक के समारा शहर में 1971 में जन्मा अल बगदादी अपने शहर का धार्मिक कार्य करता था। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। इस्लामिक स्टडीज में डॉक्टरेट लेने वाला और धार्मिक तकरीरें करने वाला अल बगदादी इस हमले से तिलमिला गया और अमेरिका विरोधी आतंकवाद की दुनिया में शामिल हो गया। महज 11 वर्षों में अल बगदादी का कद इतना बढ़ चुका है कि अब वो और उसके लड़ाके इराक के शहरों पर कब्जा कर रहे हैं और इराक एक बार फिर बारूदी धमाकों से छलनी हो चुका है। अल बगदादी ने आतंक की दुनिया में पहला कदम आतंकी अबू मुसाब अल जरकावी की अगुवाई में रखा था। जरकावी उस वक्त पश्चिमी इराक के अनबार इलाके में काम कर रहा था। अल बगदादी ने 2005 के आखिरी महीनों तक वहीं रहकर छोटी मोटी आतंकी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और अमेरिकी सेना के हत्थे चढ़ गया। अगले 4 वर्ष उसे इराक में अबू गारिब जेल के करीब ही एक दूसरी जेल अबू बक्का में रखा गया। काली वर्दी में इराक के शहरों में तबाही मचा रहे अल बगदादी के लड़ाकों की तस्वीरें अल बगदादी के उस दौर की कहानी से जरा भी मेल नहीं खाती हैं। अल बगदादी इतना खौफनाक साबित होगा ये अंदेशा तब अमेरिका को भी नहीं था। ये थोड़े थोड़े कर रहे थे, कहीं इधर बम फोड़ दिया, कहीं इधर फोड़ दिया। अब इन्होंने पूरी प्लानिंग करी, क्योंकि वहाँ अभी इलेक्शन हुए हैं 3 हिस्सों में शियाई जीते जो हैं वो एक दूसरे की सुन नहीं रहे थे,
कुछ नहीं हो रहा था। इन्हें मौका मिला और ये अंदर घुसे, पैसे वैसे देके अंदर, सऊदी के सपोर्ट से, सऊदी के फाइनेंस से अंदर घुसे। अमेरिकी सेना के मुताबिक अल बगदादी का कद ऐसा नहीं था कि उसे बड़ा खतरा माना जाए, लेकिन अमेरिकी सेना के अधिकारी ये जरूर कहते हैं कि अल बगदादी को जब 2009 में छोड़ा गया तब उसने धमकी दी थी कि मैं अब तुम्हें न्यूयॉर्क में देखूंगा। हालांकि इस बात को तब गंभीरता से नहीं लिया गया। अल बगदादी अपने इरादों का पक्का था। इराक के मौजूदा हालात को देखकर साफ हो जाता है कि पिछले 5 साल में अल बगदादी ने कितना मजबूत आतंकी संगठन खड़ा कर लिया। जानकारों के मुताबिक ये संगठन अब अल कायदा को भी चुनौती दे रहा है। इनको छोटा टेररिस्ट जो इंडिया में हाई कोर्ट पे या मेट्रो में बम फोड़े, ये छोटे वाले नहीं है, ये तो वो खूंखार हैं पूरी दुनिया से इकट्ठे होके 30,000, शायद आपको आंकड़े मालूम हो ना हो, लेकिन मुझे मालूम हुए बगदाद में, नजफ में 30,000 टेररिस्ट अंदर घुसे हैं। 30,000, जो 30,000 में कोई भी कच्चा वाला नहीं होगा। सब ये इतने खतरनाक लोग हैं, जो आदमी 2 महीने के बच्चे का गला काट रहा होगा, कितना खतरनाक होगा वो। क्या है अल बगदादी का संगठन ISIS? 4 साल बाद 2009 में जब अल बगदादी कैंप बुक्का से बाहर आया तो हालात पूरी तरह से बदले हुए थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां बिन लादेन की चप्पे चप्पे पर तलाश कर रही थी और अल कायदा संगठन कमजोर पड़ गया था। ऐसे में अल बगदादी की नज़र ISI नाम के आतंकवादी संगठन पर पड़ी। ISI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। ये संगठन इराक में काम कर रहा था और अल बगदादी भी ISI में शामिल हो गया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक को ISI कहा जाता था। ये संगठन उस दौर में सबसे क्रूर हमले कर रहा था, जिसके बाद अल कायदा ने ISI की निंदा की और ये ऐलान कर दिया कि अब ये संगठन अल कायदा का हिस्सा नहीं है। इस दौर में माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट इराक सुन्नी लड़ाकों से भरी हुई थी। अल बगदादी ने इसमें विदेशी और पश्चिमी मूल के लोगों को सदस्य बनाना शुरू कर दिया था। लादेन गायब था और अल कायदा में नंबर 2 अल जवाहिरी ने अल बगदादी को रोकने की कोशिश भी की थी। महज 4 साल में इराक पर इतनी बड़ी आतंकी कार्रवाई ना तो इत्तेफाक है और ना ही पूरी तरह इराक सरकार की नाकामी। दरअसल अल बगदादी ने साल 2009 से अपने पर फैलाने शुरू कर दिए थे। उसे मौका तब मिला जब ISI के 2 टॉप कमांडर मारे गए। आखिरकार 2010 में अल बगदादी को ISI का मुखिया भी बना दिया गया। इसके बाद जिद्दी बगदादी ने सीरिया में बशर अल असद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपने चहेते लेफ्टिनेंट को सीरिया भेजा और नुसरा फ्रंट नाम से एक और नया संगठन खड़ा कर दिया। सीरिया में भयानक हमले हुए और इसके बाद यहाँ अल बगदादी का दखल और बढ़ गया। सीरिया के खून खराबे के बीच अमेरिका ने अल बगदादी पर $10 लाख का इनाम रख दिया। ये अल जवाहिरी के सिर पर रखे गए $25 लाख के इनाम के बाद सबसे बड़ी रकम थी। दरअसल बगदादी एक बड़े इस्लामिक राष्ट्र का सपना देख रहा था, जिसे लेवांत कहा जाता है। लेवांत का मतलब है वो भौगोलिक क्षेत्र जिसमें साइप्रस, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन जैसे देश आते हैं। लेकिन इराक के मौजूदा संदर्भ में इसका मतलब मुख्य तौर पर सीरिया से है। खड़े होंगे रोड पे, आपको हिंदू हैं आपको मार देंगे, मैं शिया हूं मुझे मार देंगे, सुन्नी उसे मार देंगे, कुछ नहीं है इनका। ये तो हैवान है। ये तो एक मुल्क बनाना चाह रहे हैं सीरिया और इराक के बीच में। कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे एक इस्लामिक हुकूमत बन जाए जो कि इराक और सीरिया दोनों को जोड़ के बने। अगर ये दोनों मुल्क जुड़ के बनते हैं, एक इनकी हुकूमत बनती है, तो वो शिया माइनॉरिटी में हो जाएंगे और ये अपनी हुकूमत बनाने में भी सक्षम रहेंगे। 2011 में बिन लादेन मारा गया और अल कायदा संगठन कमजोर पड़ गया। उधर अल बगदादी ने सीरिया में काम कर रहे आतंकवादी संगठन नुसरा फ्रंट और ISI को, जो कि लेवांत इलाके में काम कर रही थी, इन दोनों को आपस में 2013 में मिला दिया और नया नाम पड़ा ISIL, यानी इसमें लेवांत नाम भी जोड़ दिया गया। इराक में धमाके दरअसल ISIL ही कर रहा है। ISIL यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांट। इसे ही ISIS भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द अल शाम। अल शाम के मायने सीरिया से लगाए जाते हैं।
जब ज़ियारत करने गए थे, उससे दूरी पे एक बम फटा और एक बिल्कुल इनका दाइश का वो पकड़ा गया, ह्यूमन बम जिसके चारों तरफ लगे हुए थे, उसको पकड़ लिया। वो बहुत, अगर अंदर घुस जाता तो हजारों लोग वहां मरते। अल जजीरा के मुताबिक इस संगठन के पास करीब 425 मिलियन पाउंड की अकूत संपत्ति है। टैंक से लेकर अत्याधुनिक अधिकारों का जखीरा है और आत्मघाती हमला करने वाले दस्तों की एक बड़ी फौज है। अल बगदादी ताकतवर हो रहा था। ऐसे में अलकायदा ने उसके नए और बड़े संगठन ISIL को गैर इस्लामिक कहते हुए मान्यता देने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि नुसरा फ्रंट के विलय को भी नहीं माना गया। उसी समय शायद अल बगदादी ने यह तय कर लिया था कि अलकायदा को जवाब भी देना है और चुनौती भी। अल जजीरा के मुताबिक ISIL ने ऐलान कर दिया, अल कायदा अब जिहाद का केंद्र नहीं है। इसका नेतृत्व इस्लामिक राज्य के सपने को तोड़ने वाला हथौड़ा बन गया है। अल कायदा का नेतृत्व राह से भटक गया है। माना जा रहा है कि अल बगदादी ने अब इराक पर यह हमला करके ये जताने की कोशिश की है कि अब आतंक का नया आका तैयार हो चुका है। सुन्नियों का जो एरिया है ये बहुत ही पावरफुल एरिया कहलाता है। मोसुल, रमदी, फिर उसके बाद तिकरीत, फलूजा, ये सारे शहर जो हैं ये सद्दाम हुसैन के पीरियड में ये सब इनके पास सत्ता इन्हीं लोगों के पास थी। पैसा बहुत है इनके पास और इनके पास पावर रही है। क्या अल बगदादी नया बिन लादेन है? दोनों को ही शेख के नाम से पुकारा जाता है। दोनों ही अपने लोगों से नहीं मिलते हैं। अल बगदादी तो बुरके में ही अपने करीबी लोगों से मिलता है, इसलिए उसे बुरके वाला शेख कहकर पुकारा जाता है। बिन लादेन को शेख इसलिए कहा जाता था क्योंकि बहुत अमीर था, लेकिन पैसा उगाने की क्षमता के कारण ही अल बगदादी को शेख कहा जाता है। मैं समझता हूँ उसी के चलते हुए प्रॉब्लम बढ़ गई है। अब उन्हीं ने टोटल रिवोल्ट कर लिया है। ये मिलिटेंट बहुत शक्तिशाली हैं। सीरिया में इनके पास काफ़ी इन्होंने एरिया कंट्रोल कर रखा था, उधर से अब ये इधर आ गए हैं। सद्दाम हुसैन के जो पुराने सपोर्टर थे वो भी इनके साथ जुड़ गए हैं। कुछ ट्राइबल चीफ्स इनके साथ जुड़ गए हैं, कुछ लोकल सपोर्ट है इनको। इराक में शिया सरकार है और ऐसे में अल बगदादी ने सुन्नी चरमपंथियों के सहारे जो बड़ा हमला किया है, उससे पता चलता है कि आतंक की दुनिया में इस्लामिक चरमपंथी संगठनों को जल्द ही अल बगदादी की छत्र छाया की जरूरत पड़ेगी। देखना यह है कि अमेरिका और इराक की सरकार क्या इस खतरे को खत्म कर पाते हैं या नहीं।